नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर देखेंगे, भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण, या इसे आप कह सकते हैं अरबों के द्वारा हुए आक्रमण या तुर्कों का आक्रमण। तो इसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण या अरबों का आक्रमण या तुर्कों का आक्रमण भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम दो आक्रमण देखेंगे, एक अरब आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण के अंतर्गत हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखेंगे और तुर्क आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी और महमूद गौरी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत पर हुए अरब आक्रमण। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक सिंध पर आक्रमण किया गया, लेकिन यह क्या होता है कि पराजित हो जाता है, यानी असफल हो जाता है युद्ध में और मारा जाता है। दूसरा अभियान हम क्या देखते हैं कि बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल हो जाता है। जबकि हम तीसरा अभियान क्या देखते हैं, ये दो अभियान जो हुआ, एक उबैदुल्ला के नेतृत्व में और दूसरा बुदैल के नेतृत्व में, ये दोनों असफल रहता है। तब तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को हराकर यानी पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए वहीं पर मारा जाता है। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि यह तीसरा अभियान जो था यह सफल हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी यहाँ पर जीत लिया और उसके बाद हम यह देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी कि यहाँ पर दो आक्रमण जो हुए असफल रहता है उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में, और तीसरा जो आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यह सफल रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले क्या करता है कि जजिया कर लगाता है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर माना जाता था। जजिया कर से निम्न लोगों को मुक्त रखा गया, जैसे कि इनसे कर नहीं लिया जाता था, जैसे बच्चों से, औरतों से, ब्राह्मण से, बूढ़ा आदमी से और विकलांग से। उसके बाद हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत काल में कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। यहाँ पर देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में इस कर को, जजिया कर को समाप्त कर दिया था मुगल काल में। जबकि हम फिर से क्या देखते हैं कि औरंगजेब मुगल काल में 1689 में पुनः फिर से जजिया कर लगा देता है। उसके बाद हम देखेंगे मुगल शासक जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला समाप्त कर देता है जजिया कर को। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि अरबों की सिंध विजय के कारण क्या था, यानी कि सबसे पहले इन्होंने सिंध पर ही अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो इसके विजय के कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण में हम देख सकते हैं कि मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। दूसरा कारण हम आर्थिक कारण देख सकते हैं कि भारत जो था उस समय समृद्ध देश था और इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ था कि यहाँ पर अधिकार करके धन प्राप्त करना। तीसरा था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये थे अरब आक्रमण। अब उसके बाद हम देखेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में देखेंगे महमूद गजनवी और महमूद गौरी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, या इसे यामनी साम्राज्य भी कहते हैं, इसकी स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अब उसके बाद हम देखेंगे अल्पतगीन के बारे में, जो कि इनका यहाँ पर देख सकते हैं टाइम पीरियड 962 से 977 ईस्वी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि
इसने राजधानी गजनी को बनाई और अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया और इसमें से एक प्रमुख था सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के बाद हम देखते हैं कि सुबुक्तगीन शासक बनता है। अब सुबुक्तगीन के बारे में देखेंगे। 977 से 997 ईस्वी इनका टाइम पीरियड था, कार्यकाल शासन व्यवस्था का। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था और इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके दो पुत्र रहते हैं, अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा इस्माइल। अब्दुल कासिम महमूद ही महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। दोनों के मध्य हम क्या देखते हैं, ये दो पुत्र थे इनके सुबुक्तगीन के, दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें हम क्या देखते हैं कि अब्दुल कासिम महमूद विजयी होता है और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से फिर शासन करता है, गजनवी के नाम से शासक बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी शासन व्यवस्था का कार्यकाल था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसने 1000 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर यह आक्रमण करता है, जो कि सबसे अधिक बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपना देश लौट जाता है। 17 आक्रमण में कुछ प्रमुख देख सकते हैं आप, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1001 से 2 ईस्वी के बीच हम क्या देखते हैं, उस समय जो राज्य था हिंदुशाही, जिसमें राजा थे जयपाल। दूसरा है 1005 से 6 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसके राजा थे अब्दुल फतेह दाऊद। 1008 से 9 के बीच हिंदुशाही राज्य, उस समय राजा थे आनंदपाल। और 1012 से 13 के बीच थानेश्वर पर आक्रमण करता है, उस समय वहाँ के राजा थे राजा राम। 1018 से 19 के बीच कन्नौज, और उस समय राजा थे वहाँ के राज्यपाल। और 1020 से 21 के बीच कालिंजर, जो कि उस समय राजा थे विद्याधर। और 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण करता है। सोमनाथ यह स्थान यानी राज्य है, और उस समय वहाँ के राजा थे भीम प्रथम। तो 17 बार यह आक्रमण किया था, जिसमें प्रमुख जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर क्या करते हैं कि कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया और उससे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। तो जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति वापस लूट ली उससे। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था, और 1030 ईस्वी में हम क्या देखते हैं कि महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे, फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी। इनकी कुछ पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिरदौसी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा है, अलबरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद है, और उत्बी की जो पुस्तक है किताब उल यामनी। महमूद गजनवी को बुतसिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया है, क्योंकि इसने मंदिरों को तोड़फोड़ किया था और मूर्ति, वहाँ पर जो मूर्ति थे उसका भी तोड़फोड़ ये किया था। उसके बाद हम देखेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या रहा। भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति करके मुस्लिम शासन की स्थापना की और भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। भारतीय कला को नष्ट किया और भारत का धन
ये क्या करता है, गजनी ले जाता है लूट कर। अब उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि इसकी तो मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। अब उसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ और उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और यह इसकी पहली विजय थी। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। ग्यारह सौ 78 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे क्या करता है कि बुरी तरह हरा देता है और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली हार थी, यानी पराजय थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध देखने को मिलता है, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है और गजनी वापस चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1192 में दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी ने उन्हें फिर बंदी बना लिया। उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान, जिसमें स्थान देखेंगे और उस समय राजा कौन थे और कब इसने अटैक किया। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, उस समय राजा थे करमाथी वंश। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, जो कि भीम द्वितीय थे, जो कि ये हार जाता है। भीम द्वितीय इसे हरा देते हैं मोहम्मद गौरी को। उसके बाद हम देखते हैं 1181 ईस्वी में पंजाब पर इसने आक्रमण किया और उस समय वहां के राजा थे खुसरो मलिक। 1186 में हम क्या देखते हैं कि पंजाब में आक्रमण करता है और वहां के राजा वही थे, खुसरो मलिक थे। उसके बाद 91 में तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान से हुआ इसका, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध देखते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान से ही हुआ और यह हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में। 1194 में कन्नौज चंदावर का युद्ध देखते हैं, जो कि जयचंद्र के साथ इसका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का। 1195 ईस्वी में बयाना और यहाँ के राजा जो थे कुमारपाल, और 1205 में खोखरो से युद्ध किया इसने मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट कि 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था और मोहम्मद गौरी ने के दो सेनापति व दास थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी, जिसमें आगे हम गुलाम वंश देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत, जो कि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यह मोहम्मद गौरी का दास यानी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के सेनापति द्वारा कुछ विजित क्षेत्र जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे। 1196 में अजमेर विजय, 97 में बदायूं विजय और 1202 से 3 के बीच बुंदेलखंड विजय देखने को मिलता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी 1197 में बिहार विजय और 1205 में बंगाल विजय देखने को मिलता है। तो ये विजित क्षेत्र थे इन सेनापतियों के द्वारा। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट पॉइंट कि 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो ये था हमारा यहाँ पर मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पहला चैप्टर, भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण। अब उसके बाद अगली वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।